हेलो, हाउ आर यू? सब ठीक हो? ओके, टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स. आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सेकंड इज हेनरी लॉ and third is application of Henry law. Okay, our first topic is types of solution, second is Henry law and third is application of Henry law. Let's start our first topic. Our first topic is टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन दो होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट. जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है. हम यहां बात करेंगे सॉल्यूट. थ्री फेजेज में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसी प्रकार से सॉल्वेंट भी थ्री फेजेज में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके, थ्री फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और थ्री फिजिकल स्टेट में ही सॉल्वेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करें, जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करें, जब सॉलिड को गैस में मिक्स करें, जब लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करें, जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करें, जब लिक्विड को गैस में मिक्स करें, जब गैस को सॉलिड में मिक्स करें, जब गैस को लिक्विड में मिक्स करें और जब गैस को गैस में मिक्स करें. इस तरीके से 3 into 3 टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे? 3 into 3 इज इक्वल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे. कितने टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे? 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे. लेकिन सॉल्यूशन के लिए हमने आपको बताया सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होते हैं. कैसे मिक्सचर होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं. होमोजेनस मिक्सचर. और इन 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक कंडीशन ऐसी है जो होमोजेनस मिक्सचर की फॉर्म में कंसीडर नहीं होगी. वो कौन सी कंडीशन है? जब सॉलिड गैस के साथ मिक्स होता है. जब सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं तो ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनता है. तो इस कंडीशन को हम होमोजेनस मिक्सचर के फॉर्म में कंसीडर नहीं कर पाएंगे. तो इस एक कंडीशन को यहां से माइनस कर दें तो टोटल 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं. इन 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में से 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम वाइडली डिस्कस करेंगे. यहां पे कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन को वाइडली डिस्कस करेंगे? 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम यहां वाइडली डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी कंडीशन है वो? नंबर 1 गैस लिक्विड solution. Second, liquid solution. Third, solid liquid solution. तो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होंगे आपके पास. गैस लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. इनमें से सबसे पहले हम जिसे डिस्कस करेंगे वो है
गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम इसे एज ए हेडिंग यहां पर लिख लेते हैं, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? जब सॉल्यूट कौन सी फिजिकल फेज में है? जब सॉल्यूट गैस फेज में है, और सॉल्वेंट कौन सी फिजिकल फेज में है? लिक्विड। जब गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाए, गैस यहां सॉल्यूट है और लिक्विड यहां सॉल्वेंट है, तो जब गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाए तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनते हैं। इसके लिए हम कुछ कॉमन एग्जांपल यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल पर हम बात करें, ऑक्सीजन O2 गैस प्लस वाटर, H2O क्या है? वाटर है यहां पे। तो ऑक्सीजन गैस को हम एज ए सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हैं और H2O एज ए लिक्विड। तो O2 H2O में डिसॉल्व होती है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन देती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम यहां पर शेयर कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, CO2 गैस, इसको ऐड किया जाए सोडा वाटर में मिक्स कर लेते हैं। सोडा वाटर क्या है? लिक्विड। इट्स ओके। तो CO2 जो है वो गैस फॉर्म में है, सॉल्यूट है। ओके, जैसे यहां ये सॉल्वेंट है और सोडा वाटर की इस फॉर्म में, सोडा वाटर यहां लिक्विड है और सॉल्वेंट है। लिक्विड है और क्या है? सॉल्वेंट है। तब CO2 को सोडा वाटर में मिक्स किया जाए तब कौन सा सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है? गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल्स जनरली गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, O2 प्लस H2O, CO2 प्लस सोडा वाटर, ये गैस लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए मेनली टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को हम डिस्कस करना चाहते हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कि जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या टेम्परेचर कम किया जाता है। तो देखिए, जनरली जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए और उस कंडीशन में टेम्परेचर को यदि इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ओके, टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। इसका रीजन क्या होगा? गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से उन पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाते हैं, जिससे वो क्या होने लगते हैं? फैलने लग जाते हैं। तो हम इसका रीजन भी यहां लिख सकते हैं, बिकॉज गैस इज एक्सपेल्ड, बिकॉज गैस इज एक्सपेल्ड। ओके, तो यदि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है? गैस जो है वो एक्सपेल्ड हो जाती है, फैल जाती है। इट्स ओके। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
हम बात करेंगे प्रेशर के इफेक्ट पर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट हेनरी लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है? हेनरी लॉ। हेनरी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने गैस पार्टिकल्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए प्रेशर के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में उनके स्टेटमेंट को कहा गया हेनरी लॉ। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि गैस पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई करके उनकी लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इट मींस लिक्विड्स में गैस पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया जा सकता है। कब? जब गैस पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई किया जाए। देखिए इसको समझने के लिए हम बात करते हैं। हम यहां एक पिस्टन लेते हैं। हमने एक पिस्टन लिया और इस पिस्टन में हमने वाटर फिल कर लिया। यहां क्या फिल कर लिया? वाटर। यहां वाटर फिल कर लिया और यहां पर गैस फिल कर लिया। यहां गैस पार्टिकल्स ले लिया आपने। कोई भी गैस आपने यहां पे ले ली, जैसे मैंने यहां लिख दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहां पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? प्रेशर अप्लाई कर दिया। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? गैस जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। गैस कंप्रेस्ड होगी और जब गैस कंप्रेस्ड हो जाएगी तो गैस पार्टिकल्स प्रेशर से कहां मिक्स हो जाएंगे? वाटर में मिक्स हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब गैस का पार्टिकल्स पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो गैस पार्टिकल्स वाटर में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। इट मींस प्रेशर अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल्स को वाटर में क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम हेनरी लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a liquid। क्या कहा आपने कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो हमने उसके लिए स्टेटमेंट दिया है द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to external pressure is directly proportional to external pressure applied on it। तो देखिए हेनरी लॉ का स्टेटमेंट हमने दे दिया। हमने कहा द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a liquid is directly proportional to external pressure। यहां दे लिख दीजिए to the external pressure applied on it। गैस पार्टिकल्स पर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने गैस पार्टिकल्स लिक्विड में क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। इट मींस हम ये कहेंगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। हम यहां कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ओके, इस तरीके से हम हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि प्रेशर जो है
वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ही गैस पार्टिकल्स लिक्विड में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखेंगे हेनरी लॉ के लिए। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किस तरीके से दिया जाएगा, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखिए, हमने कहा प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस यहां मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया गया है। किस फॉर्म में लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की फॉर्म में लिया गया है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे P इज इक्वल KH डॉट एक्स गैस, और इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं P इज इक्वल KH डॉट N गैस अपॉन N गैस प्लस NH2O। ओके, तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए यहां कौन सा पैरामीटर किसको डिनोट कर रहा है, तो उसको भी हम यहां आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। P यहां प्रेशर को डिनोट कर रहा है, प्रेशर डिनोटेड बाय P, X गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिनोटेड बाय X गैस, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हेनरी लॉ कांस्टेंट कहा गया है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय KH। ओके, प्रेशर डिनोटेड बाय P, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिनोटेड बाय X गैस, एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय KH। इट्स ओके। हम यहां बात करेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट की SI यूनिट के लिए, डायरेक्टली बात करेंगे यहां पे यूनिट ऑफ KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे, और इसका SI यूनिट जो होता है वो किलो बार होता है, किलो बार। ओके, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, SI यूनिट ऑफ KH क्या है, किलो बार। इट्स ओके। यहां हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, इट मींस KH, सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ KH। तो देखिए हम आपको सीधे सीधे बताएंगे कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। जनरली जब KH की वैल्यू किसी गिवन टेम्परेचर पर हाई होंगी, जनरली हम क्या कहेंगे कि किसी गिवन टेम्परेचर पर जब KH की वैल्यू हायर होंगी तो उस कंडीशन में गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लोअर होगी। इट्स ओके। KH की वैल्यू हाई होने का मतलब है सॉल्युबिलिटी का लो होना। और दूसरी हम यहां पर एक और कंडीशन आपको बताएंगे, और KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। KH टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देता है। इट मींस टेम्परेचर की वैल्यू हाई होंगी तो KH की वैल्यू भी क्या होंगी, हाई होंगी। इट्स ओके। तो टेम्परेचर हायर होने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स क्या होना, लोअर होना। यही रिलेशन आपने KH के लिए दिया है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। इट्स क्लियर। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ KH।
और हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ KH किस पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ KH values depends on nature of gas and nature of solvent। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। इट्स क्लियर। तो यहां पर हमने बात की हेनरी लॉ, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर, सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट पर, और KH की वैल्यूज किस पर डिपेंड करती है हमने यहां बात की। अब हम यहां एक छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहेंगे। क्या क्वेश्चन है? आपने एक छोटी सी कविता या एक पोइम आपने सुनी होगी छोटी क्लासों में, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। मछली जो होती है वो पानी में रहती है, लेकिन उसको कौन सा वाटर जो है वो कंफर्ट होता है। कौन से वाटर से हमारा मतलब है, यहां हमारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल in cold water why। हमने यहां कहा, क्वेश्चन क्या लिखा, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर वाई। तो हमारा जो टाइप ऑफ वाटर से मीनिंग था वो था कि एक तो होता है कोल्ड वाटर और एक होता है हॉट वाटर। तो फिश, मछली जो है वो एक एक्वेटिक एनिमल है, तो वो कौन से वाटर में, इट मींस कोल्ड वाटर में या हॉट वाटर में, कौन से वाटर में मोर कंफर्टेबल होगी, हम ये पूछना चाहते हैं। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल है कंपेयर देन हॉट वाटर। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है, लो। और हॉट वाटर का टेम्परेचर कैसा होता है, इनका टेम्परेचर कैसा होता है, हाई। और हमने बात की कि गैस जो होती है लिक्विड्स में लो टेम्परेचर पर मोर सोल्यूबल होती है, हाई टेम्परेचर पर लेस सोल्यूबल होती है। तो हम कहेंगे O2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर at low temperature। और यहां हम लिखेंगे O2 is less soluble in water at high temperature। इट्स ओके। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर हाई होता है और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर लो होता है। लो टेम्परेचर पर O2 जो है वो मोर सोल्यूबल होती है वाटर में, इसलिए फिश या एक्वेटिक एनिमल्स को मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है ब्रीथिंग के लिए कोल्ड वाटर में, और हॉट वाटर में उन्हें अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है ब्रीथिंग के लिए, इसलिए ये कंडीशंस उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई दैट कोल्ड वाटर इज मोर कंफर्टेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। इट्स ओके। हम यहां कह सकते हैं कि कोल्ड वाटर जो होता है वो मोर कंफर्टेबल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। इट्स ओके। इसके बाद में हमारी सेकंड हेडिंग पर हम बात करेंगे। हमारा आज का सेकंड हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। और एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन हम लिखेंगे वो होगी डिसोल्यूशन ऑफ
डिसोल्यूशन ऑफ O2 इन ब्लड। डिसोल्यूशन ऑफ O2 इन ब्लड, ऑक्सीजन का ब्लड में डिसॉल्व होना, ये हेनरी लो मेथड से हम या हेनरी लो प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो ब्रीथिंग करते समय हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। किसको इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को। देखिए एक छोटा सा लाइन डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है जो लंग्स को बेस प्रोवाइड करता है। डायफ्राम ये लंग्स को बेस प्रोवाइड करता है। ये विंड पाइप है, विंड पाइप, ये नेजल कैविटी, यहां से नेजल कैविटी से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन इनहेल की, ऑक्सीजन नेजल कैविटी से विंड पाइप में होकर हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। क्लियर कंडीशन, ऑक्सीजन नेजल कैविटी से विंड पाइप में होकर लंग्स में एंटर कर जाती है। अब क्या होता है, जब डायफ्राम क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। डायफ्राम जब सिकुड़ता है तो लंग्स क्या होते हैं? फैल जाते हैं, एक्सपेल्ड होते हैं। क्लियर कंडीशन, जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो लंग्स फैलते हैं। लंग्स के फैलने से क्या होता है? लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। एक बार फिर से सुनना, लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो अधिक प्रेशर के कारण लंग्स की ट्यूब्स में एंटर कर जाती है और ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स के अंदर का, और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन जो यहां भरी हुई है वो लंग्स ट्यूब्स में क्या करती है? एंटर कर जाती है, वहां वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही ऑक्सीजन ब्लड में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। इसी के साथ एक और एप्लीकेशन पर हम डिस्कस करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल जो होती है उसमें CO2 गैस को हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है। देखिए ये सोडा वाटर की बोतल, इसमें सोडा वाटर भरा हुआ है, और हाई प्रेशर पर इसमें CO2 गैस को फिल किया गया है। प्रेशर हाई लगाया गया है। हाई प्रेशर की प्रेजेंस में इन बॉटल्स को क्या किया है? सील्ड किया गया है। इट मींस इन पर कैप लगाई गई है। प्रेशर हाई होगा तो CO2 का जो डिसोल्यूशन है वो भी ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। इट्स ओके। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जैसे ही हम प्रेशर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं,
तो यहां से जो गैस है वो तेजी से सरसराहट की आवाज से बाहर निकल जाती है। प्रेशर रिड्यूस कब होगा? जब आप बोतल का कैप हटा लेंगे। तो यहां बहुत तेजी से CO2 गैस क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो यहां प्रेशर क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। इट्स ओके। तो हम कह सकते हैं टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soda water, the bottle packed under high pressure। कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन CO2 की सोडा वाटर में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन बॉटल्स को हाई प्रेशर की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। हाई प्रेशर होगा तो CO2 की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस प्रेशर यहां रिड्यूस हुआ, प्रेशर कब रिड्यूस हुआ? जब कैप हटा ली गई, रिमूव कैप। जब बॉटल पर से कैप को हटा लिया गया तो प्रेशर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और प्रेशर रिड्यूस होने से क्या हुआ? जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो CO2 क्या होगी? बाहर आ जाएगी। तो ये भी हेनरी लॉ का एक एप्लीकेशन है। यदि CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हाई प्रेशर क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड एप्लीकेशन पर बात करते हैं। एडिशन ऑफ N2 in oxygen cylinder of mountain climbers। हमने यहां बात की कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, उन ऑक्सीजन सिलेंडर में N2 नाइट्रोजन को ऐड क्यों किया जाता है? इसको इस तरीके से भी हम बात करेंगे। इसको यहां पर एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अनोक्सिया। यानी अनोक्सिया से आप क्या समझते हैं? क्या मीनिंग है अनोक्सिया का? या आपको यूं कहा जा सकता है कि हाई एल्टीट्यूड पर्सन्स जो होते हैं उनको ब्रीथिंग के लिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती है? हाई एल्टीट्यूड पर्सन्स को ब्रीथिंग के लिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती है? इसके रीजन को एक्सप्लेन करना है। तो ये भी हेनरी लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? देखिए हम बात करते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये अर्थ है, अर्थ पर ये एक माउंटेन है। ये क्या है? एक माउंटेन है। इस माउंटेन पर कोई पर्सन खड़ा है। यहां कोई पर्सन खड़ा है और दूसरा पर्सन कहां खड़ा है? वो अर्थ पर खड़ा है। दूसरा पर्सन कहां खड़ा है? अर्थ पर खड़ा है। और ये एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर, यहां एटमॉस्फेयर से इन पर जो प्रेशर लगता है, इस पर्सन पर प्रेशर लगेगा, इस पर्सन पर भी प्रेशर लगेगा। प्रेशर P एटमॉस्फेयर, P ATM, इस पर भी लगेगा और इस पर भी प्रेशर लगेगा, P ATM। किस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा और किस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा? तो
यहां आपको एक्सप्लेन हो रहा है कि जो पर्सन अर्थ पर खड़ा है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लगेगा कंपेयर देन जो पर्सन कहां खड़ा है, माउंटेन पर खड़ा है। माउंटेन पर जो पर्सन है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा और जो अर्थ पर खड़ा है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो हम यहां कहेंगे PATM, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल solubility of O2 in blood। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी पर अप्लाई होगा उतनी ही ऑक्सीजन ब्लड में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। अब इन पर प्रेशर ज्यादा लगता है तो इनको ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में मिल जाती है। इन पर प्रेशर कम लगता है, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले पर्सन्स हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर होते हैं और वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगता है, इससे उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम अमाउंट में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। यहां इनके ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाती है, उससे एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है और उस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनोक्सिया। उस मेडिकल कंडीशन को क्या कहेंगे, अनोक्सिया। अनोक्सिया का क्या मीनिंग होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को ही क्या बोलेंगे, अनोक्सिया बोलेंगे। और इस अनोक्सिया की वजह से मेंटल, जो माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ब्रेन से रिलेटेड क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होते हैं टिश्यूज हमारे, तो टिश्यू प्रॉपर वे में डेवलप नहीं होंगे तो जो जनरल प्रोसेस है बॉडी की वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये अनोक्सिया डिजीज की वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। प्रॉपर अमाउंट में जब ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई नहीं होता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में हो, उसके लिए क्या करते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो जो सिलेंडर लेकर जाते हैं ब्रीथिंग के लिए, ये जो सिलेंडर लेके जाते हैं, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन और CO2 तो होती है और इसमें क्या मिक्स कर देते हैं, इसमें नाइट्रोजन N2 गैस को भी क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। N2 गैस क्या करती है, प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। N2 गैस क्या करती है, प्रेशर को बढ़ा देती है। प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो अच्छे अमाउंट में ब्लड में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और ऑक्सीजन प्रॉपर वे में क्या होगी, बॉडी में सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए उनके जो ब्रीथिंग के लिए यूज होने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज एडेड इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें नाइट्रोजन इसलिए क्या की जाती है, ऐड की जाती है। और एक और एप्लीकेशन पर बात करेंगे हम यहां पर, नंबर 4, हीलियम इज एडेड इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, उनके जो ब्रीथिंग के लिए यूज होने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें हीलियम को मिक्स क्यों किया जाता है, या हम ये कहें कि हीलियम को स्कूबा डाइवर्स के ब्रीथिंग सिलेंडर में क्यों मिक्स किया जाता है। क्या रीजन है कि स्कूबा डाइवर्स जब समुद्र में, सी में बहुत डीप में होते हैं तो वो इजी वे में ब्रेथ नहीं कर पाते हैं, उसका भी रीजन हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्यों मिक्स की जाती है HE और क्यों वो इजी वे में ब्रेथ नहीं कर पाते हैं डेप्थ में। हम बात करते हैं, जब गोताखोर
सी में डेप्थ में जाते हैं। हम यहां इस डायग्राम के थ्रू सी की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए ये सी है। यहां जैसे ही कोई स्कूबा डाइवर डाइव लगाता है, स्कूबा डाइवर जब डाइव लगाता है, उसने डाइव लगा दिया, तो जैसे ही वो डाइव लगाकर कहां जाता है, इन डेप्थ, गहराई में जाता है। तो जैसे जैसे गहराई में जाएगा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां प्रेशर हाई होगा, इट्स ओके। और जो सी वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन भी अच्छे अमाउंट में होती है और नाइट्रोजन भी क्या होती है, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ये सॉल्टी वाटर होता है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा अदर गैसें अच्छे अमाउंट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे ही स्कूबा डाइवर ने डाइव लगाई और वो गहराई में जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा, जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होगी, वो हमारे ब्लड में जितनी हमें जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि हाई प्रेशर पर, जब प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन O2 को इनहेल करना, O2 को इनहेल करना, ये टॉक्सिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। और इसको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोलते हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहते हैं। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से बॉडी पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरीके से हम बात करें, यदि जरूरत से ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को इनहेल किया जाए, नाइट्रोजन भी यदि रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा ब्लड में इंक्लूड हो जाती है, तो ये अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन क्रिएट कर देती है। कौन सी कंडीशन को क्रिएट कर देती है, अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन को क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है। ये सारी प्रॉब्लम इनको कब फील होना स्टार्ट होती है, ये जो स्कूबा डाइवर हैं कि भाई साहब जो हैं, इनको ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, ये तब क्रिएट होगी जब ये वापस यहां से कहां आएंगे, वाटर सरफेस पर। जब ये कम बैक करेंगे और वाटर सरफेस पर वापस आ जाएंगे, वाटर सरफेस पर ये जब वापस आएंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। इट मींस प्रेशर रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ये जो गैसें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो ब्लड में डिसॉल्व हुई है, ये गैसें भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो गैस भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये गैस जब रिलीज होती है तो ब्लड जो ट्यूब्स होती हैं, ब्लड ट्यूब्स में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड ट्यूब्स में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन बबल्स बनने की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बैंड बोलते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जो ब्लड ट्यूब्स हैं उनमें बैंड पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा पेन होता है और ये पेन कभी कभी उनके डेथ का रीजन भी बन जाता है। इट्स ओके। तो इस कंडीशन को हम बैंड कहते हैं। तो इस कंडीशन से उनको रिलैक्स करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, उनके जो ब्रीथिंग में यूज होने वाले सिलेंडर जो होते हैं, ये जो सिलेंडर यूज करते हैं, इन सिलेंडर में ऑक्सीजन
प्लस नाइट्रोजन तो होता है, लेकिन साथ में कौन सी गैस को मिक्स किया जाता है? हीलियम को। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ हीलियम या आर्गन जैसी गैस को डिसॉल्व किया जाए तो इस मिक्सचर को नाइट्रॉक्स बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रॉक्स कहते हैं। तो हीलियम को इसमें ऐड करने का रीजन क्या है? तो देखिए, फर्स्ट रीजन, हीलियम इज लेस पॉइजनस देन नाइट्रोजन। फर्स्ट रीजन क्या है? हीलियम इज लेस पॉइजनस, He is less poisonous than nitrogen। नंबर सेकंड, दूसरा क्या है? इसका इनर्ट नेचर। हीलियम गैस जो होती है वो इनर्ट होती है। इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है? नेचर जो होता है इनर्ट होता है। थर्ड, टू रिड्यूस द प्रपोर्शन ऑफ, फिर से सुनिए, टू रिड्यूस द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्रपोर्शन को रिड्यूस करने के लिए इससे क्या होगा? स्कूबा डाइवर्स जो है वो इजी वे में क्या कर पाएंगे? ब्रीथिंग कर पाएंगे। और एक रीजन, टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। ब्लड में नाइट्रोजन की अधिक अमाउंट के टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी इन सिलेंडर में कौन सी गैस को मिक्स किया जाता है? हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हमने आज की क्लास में बात की टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर, हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, और एप्लीकेशन है ऑफ हेनरी लॉ के हमने वेरियस एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस किए हैं। आपने मुझे इतना प्यार से और इतना आत्मीयता के साथ और इतना धैर्य के साथ सुना, उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अभी तक भी यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे नए वीडियोज, आपको मेरे नए वीडियोज इजी वे में मिलते रहें, आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियोज मिलते रहें, उसके लिए उनको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक्स ए लॉट।